स्टूडेंट्स, आज हमने थर्ड फेज़ पढ़नी है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी की, जो कि है हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन। पहली फेज़ में हमने पढ़ा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को और प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि नया सिस्टम बनाना पॉसिबल है या नहीं है। सेकेंड फेज़ में हमने सिस्टम एनालिसिस किया, जिसमें करंट या प्रपोज सिस्टम, जो नया सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आज हमने सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है। सिस्टम डिज़ाइन में बेसिकली हम पूरे सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये सिस्टम कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा, उसमें कितने पार्ट्स होंगे, ये सिस्टम कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसमें कितने हमने विंडोज़ बनानी हैं, कितने फॉर्म्स बनाने हैं, कितने मेन्यूज़ बनाने हैं, कितने बटन्स बनाने हैं, उन मेन्यूज़ ने कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिज़ाइन करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, बना जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में हम ये बताते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा, हाउ विल आवर सिस्टम परफॉर्म ड्यूटीज। इसके बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स मीन दो स्टेप्स होते हैं सिस्टम डिज़ाइन को इस डिस्क्रिप्शन को बयान करने के लिए कि हमारा सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करेगा। हम दो स्टेप्स में उसे बताते हैं। अब जितनी भी नीड्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमने कलेक्ट की होती हैं इससे पहले वाली फेज़ में, वो सारी हमारे सिस्टम ने फुलफिल करनी होती हैं। लेकिन वो कैसे होंगी, किस स्टेप पे होंगी, कौन से स्टेप पे इनपुट होगा, कौन से स्टेप पे प्रोसेसिंग होगी, कौन से स्टेप पे आउटपुट आएगी, वो सारी डिस्क्रिप्शन हम बताते हैं। और उसको बताने के दो वेज़ होते हैं। सबसे पहले हम उसका लॉजिकल डिज़ाइन तैयार करते हैं। लॉजिकल डिज़ाइन का मतलब ये है कि हमारा असली सिस्टम, जो एक्चुअल सिस्टम है, वो नहीं बनता। हम ग्राफ्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू या डिफरेंट सोर्सेज होती हैं हमारे पास, हम इनको यूज़ केसेस भी बोलते हैं। यूज़ केसेस के थ्रू हम बताते हैं कि हमारे सिस्टम ने कैसे काम करना है। ये लॉजिकल डिज़ाइन बेसिकली जनरल फंक्शनैलिटीज़ कि हमारे सिस्टम ने ओवरऑल कैसे ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, उनको एक्सप्लेन करते हैं हम लॉजिकल डिज़ाइन में। ये सिस्टम बनता नहीं है अभी, सिर्फ उसका एक डिज़ाइन बनता है। जैसे हमने अ, अगर कोई पेंटिंग बनानी है तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, फिर उसके अंदर कलर करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी बेसिक स्ट्रक्चर ग्राफ्स पे, पेजेस पे, पेपर्स पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे हम बना लेते हैं। लाइक जैसे घर बनाना हो तो उससे पहले उसका नक्शा बनाते हैं। तो नक्शा बेसिकली एक घर का बना होता है, वो लॉजिकल डिज़ाइन होता है क्योंकि वो फिजिकली घर नहीं बना हुआ। तो इसी तरह सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसे डायरेक्टली बना नहीं दिया जाता, पहले एक लॉजिकल डिज़ाइन बनाया जाता है, उसका एक मैप बनाया जाता है जिसको हमने फॉलो करके फिर फिजिकली उस सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। इसमें हमारे इसके मदद से हमें हेल्प मिलती है कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटीज़ ठीक से वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ में ठीक है या नहीं है, उसमें कोई एरर्स तो नहीं आ रही, या वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये डिज़ाइन हमें बता देता है। हम इसमें कुछ वैल्यूज़ इनपुट देते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, फिर चेक करते हैं कि आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर यहाँ से हमें लॉजिकल डिज़ाइन में हमें पता चल जाए कि इसकी फंक्शनैलिटीज़, इसके जर्नल फंक्शंस जो हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ठीक आ रही हैं, तो फिर हम उस सिस्टम को एक्चुअली डिज़ाइन करते हैं। हम उसको फिज़िकली बनाते हैं और हम डिस्क्राइब करते हैं। इस स्टेप में अब हम अपने सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फिज़िकली कलेक्ट करते हैं। फिज़िकली कलेक्ट करने का मतलब ये है कि हमें उसमें कितनी हार्ड डिस्क चाहिए एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, हम वो
फिजिकली बताते हैं कि ये वाली हार्ड डिस्क लेनी है। हमारे पास आउटपुट किस फॉर्म में आएगी हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट लेनी है तो उसके लिए हमने कौन से मॉनिटर्स या कौन से स्क्रीन्स लेनी है। अगर हमने हार्ड कॉपी आउटपुट लेनी है तो फिर हम बताएंगे कि इसमें प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं। प्रिंटर्स हैं तो कौन से प्रिंटर्स हैं या हमें किस क्वालिटी का आउटपुट चाहिए होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इनपुट रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। इनपुट रिक्वायरमेंट्स में हम ये बताते हैं कि किस तरह का डेटा आएगा। नंबर्स होंगे, टेक्स्ट होगा, पिक्चर्स होंगी, वीडियोस होंगी, ऑडियो होगी। और जब हम ये डिफाइन कर देते हैं तो फिर हम ऑब्वियसली इनपुट डिवाइसेस डिजाइन करते हैं। लाइक अगर हमें पिक्चर्स लेनी है तो हम डिजिटल कैमरास या जो भी कैमरा के थ्रू करेंगे। अगर हमें वॉइस लेनी है तो हम माइक्रोफोन यूज़ करेंगे। तो हमें इनपुट की रिक्वायरमेंट्स, आउटपुट की रिक्वायरमेंट्स, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हार्ड डिस्क की फॉर्म में, और प्रोसेसिंग हमने कब कितनी प्रोसेसिंग करनी है, किस स्पीड से करनी है, एक वक्त में कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हमें ये डिसाइड होगा तो फिर हम अपना प्रोसेसर या सीपीयू डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी पावर का लेना है। और पूरा सिस्टम जो कंट्रोल होना है, इनपुट कब आनी है, कैसे आनी है, किस डिवाइस के थ्रू आनी है, प्रोसेसिंग कैसे होनी है, आउटपुट कहाँ पे आनी है, फिर उसे स्टोरेज किस लोकेशन में कैसे स्टोर करना है। तो सिस्टम की सारा कंट्रोल यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है फिजिकली। मीन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। यहाँ पे कोई हमने हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या कोई चीज़ें डिस्कस नहीं की होती, लेकिन हम फिजिकल में सारे फिजिकल पार्ट्स को जो एक्चुअल हमारे सिस्टम का पार्ट बनने वाले होते हैं, हम उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं कि ये चीज़ें हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं। बैकअप हमने अगर लेना है, बैकअप बेसिकली एडिशनल कॉपी होती है हमारे सिस्टम की। अगर हमारा सॉफ्टवेयर कहीं पे प्रॉब्लम करता है या वो कोई करप्ट हो जाता है, उसमें कोई वायरस आ जाता है, तो हमारे पास उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए जिसे हम बैकअप कहते हैं, ताकि हम उससे अपने सिस्टम को रिकवर कर लें। दोबारा से नया सिस्टम हमें ना बनाना पड़े, हम पुराने सिस्टम को कॉपी के थ्रू यूज़ कर लें। और एट द एंड हम क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। जिस तरह पहली 2 फेजेज़ में हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी एट द एंड हमने अपने जितनी फाइंडिंग्स की हैं, फिर जो लॉजिकल डिज़ाइन बनाए हैं, जो फिज़िकली हमने चीज़ें डिसाइड की हैं, वो सारी हम रिटन फॉर्म में एक रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं अपने यूज़र को कि ये हमारी इस स्टेज की फाइंडिंग्स हैं। इस तरह से सिस्टम बनेगा, इसमें ये वाले हार्डवेयर्स, ये वाले प्रोसेसर यूज़ करने हैं, ये इस तरह से प्रोसेस करेंगे और इस तरह से हमें आउटपुट देंगे। उसके बाद जो हमारे पास 4th स्टेज होती है, वो होती है कोडिंग की। 4th फेज़ आप इसको कह लें कि हमारी 4th फेज़ ऑफ एसडीएलसी क्या है, वो है कोडिंग। ये आपने जो एक कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि इसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। ये अब एक्चुअल में आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है जब आप कोड लिखते हैं। तो फिर कोडिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आती है वो आती है टेस्टिंग की। ये इसमें इतना ही है आपके पास, इतना फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ब्रीफली लिखा हुआ था। उसके बाद हमारे पास आती है टेस्टिंग की फेज। टेस्टिंग इज द 5th फेज ऑफ एसडीएलसी। टेस्टिंग फेज में हम अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि क्या वो ठीक काम कर रहा है। जब हमने कोडिंग कर ली होती है तो वो सिस्टम बन चुका होता है। आफ्टर कोडिंग हमारा सिस्टम इस्तेमाल के काबिल हो चुका होता है कि मीन हम अब वो वर्क कर रहा है। तो हमने फिर उसको टेस्ट करना होता है। हम यूज़र को ऐसे ही नहीं पकड़ा देते कि ये बना दिया है तो लो अब इसे यूज़ कर लो। हम क्या करते हैं, पहले अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं टू फाइंड डेफिशिएंसीज, कि हमारे सिस्टम में जितनी भी एरर्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे मेमोरी रिलेटेड हों, चाहे स्पीड रिलेटेड हों, चाहे इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड हों, चाहे स्टोरेज से रिलेटेड हों, जितने भी हमने रिक्वायरमेंट्स डिवाइसेस लगाई हैं, उन सारी एरर्स, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कोई एरर हमसे पहले हम पिछली स्टेजेस में रिकवर नहीं कर पाए तो इस स्टेज पे आके हम उसको टेस्ट करके चेक कर लेते हैं, और ताकि हम उसको रिमूव कर सकें। सो कंप्लीट टेस्टिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हर सिस्टम को
टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो एरर्स अगर हमें कोई मिलती हैं तो हम रिमूव करते हैं उन एरर्स को। एरर्स बिफोर डिलीवरी कि हमने यूज़र को सिस्टम देने से पहले उसमें से एरर्स को रिमूव करना है, तभी वो सिस्टम सही यूज़र सेटिस्फाई होगा और वो हमें नेक्स्ट टाइम भी अप्रोच करेगा अगर उसने कोई नया सॉफ्टवेयर कोई नया सिस्टम बनवाना है। अब इसकी भी 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग बेसिकली इज द checking or testing of a unit। इसमें आप पूरे सिस्टम को नहीं टेस्ट करते, आप एक यूनिट को या एक पार्ट को अलग-अलग चेक करते हैं। आपके पास जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो वो सिर्फ़ एक कोड नहीं होता, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो वो एक पूरा सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसको हमने छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम के पार्ट्स को सेपरेटली टेस्ट करते हैं। लाइक जैसे मैंने ये फिगर डाली है, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट 1 है। ओके, यहाँ पे इमेजेस आने हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये पार्ट 1 है, ये पूरा एक सिस्टम है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इस फिगर के थ्रू डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ कि ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है और ये हमारे पास पार्ट 4 है। तो ये पूरा एक सिस्टम है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन यूनिट टेस्टिंग में हम हर पार्ट को अलग-अलग चेक करते हैं। हम पार्ट 1 को चेक करेंगे क्या ये ठीक काम कर रहा है, फिर पार्ट 2 को चेक करेंगे क्या ये ठीक काम कर रहा है, पार्ट 3 को चेक करेंगे, पार्ट 4 को चेक करेंगे। जब हम हर पार्ट को इंडिपेंडेंट ऑफ अदर अलग से इंडिविजुअली चेक करते हैं तो इसको हम यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। और इसके लिए एक और वर्ड जो यूज़ होता है वो आप मॉड्यूल टेस्टिंग भी बोलते हो इसको। इन पार्ट्स इनको हम पार्ट्स भी कहते हैं, यूनिट्स भी कहते हैं या मॉड्यूल्स भी कहते हैं, इसलिए इसको आप मॉड्यूल टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो इसमें स्टेप आता है, जब ये इंडिविजुअली ठीक काम कर रहे हैं, इसकी वर्किंग भी ठीक है, इसकी भी ठीक है, तीसरे की भी ठीक है, चौथे की भी ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि जब हम इनको कंबाइन करेंगे, इंडिविजुअली अलग-अलग तो ये सारे यूनिट ठीक हैं, जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो फिर क्या ये ठीक काम कर रहे हैं या नहीं? तो जब हम कंबाइन करके पूरे सिस्टम को चेक करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इसलिए कहते हैं कि ये सारे सिस्टम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं अलग-अलग हैं, लेकिन जब हम इनको वर्किंग फॉर्म में लेके आते हैं तो ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। मे बी जो पार्ट 1 का आउटपुट है वो पार्ट 2 के लिए इनपुट होगा। फिर जो पार्ट 2 आउटपुट जनरेट करेगा वो पार्ट 3 के लिए इनपुट होगा। फिर जो पार्ट 3 इनपुट आउटपुट जनरेट करेगा वो पार्ट 4 के लिए आउटपुट होगा। ये सारे मिलके काम कर रहे होंगे। तो इसलिए हम इन सारों को फिर एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, इनके दरमियान में लिंक जनरेट करते हैं और फिर बताते हैं कि क्या ये सही काम हो रहा है, स्टेप वाइज़ प्रोसेस ठीक परफ़ॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। एक जैसे ये एक फिगर है, ये देखें। अच्छा, इसको अगर मैं चलिए ये ज़्यादा बेहतर है, उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। लाइक सिस्टम टेस्टिंग में क्या होगा कि हम सारे पार्ट्स को कंबाइन कर देंगे। जैसे ये मेरे पास अगर पार्ट 1 था, तो इसको चेक करेंगे, इसने जो आउटपुट जनरेट किया है वो नेक्स्ट के पास आया है, जो कि हमारे पास क्या था पार्ट 2 था। फिर पार्ट 2 ने उस आउटपुट को एज़ ए इनपुट रिसीव किया है और फिर उस पे प्रोसेसिंग की है और उसके बाद फिर उसको आउटपुट दे दिया और वो आउटपुट गया है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस के पास, नेक्स्ट पार्ट के पास जो पार्ट 3 था, उसने उसको प्रोसेस किया है और वो आगे अगेन किसी और को इनपुट दे देगा। 4 को उसने नेक्स्ट वाले को इनपुट दे दिया है। तो ये देखें अब यहाँ पे ये तीनों पार्ट्स
चलें यहाँ पे 3 हो गए, ये एक साथ काम कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि जब ये एक साथ मिलके काम करते हैं, तो फिर क्या हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो आ रहा है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी तब पता चलती है हमें पूरे सिस्टम की, जब ये सारे सिस्टम कंबाइन एक दूसरे के साथ लिंक होके सही काम करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग में पूरे मॉड्यूल्स को, सारे यूनिट्स को एज ए होल कंबाइन करके चेक किया जाता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब टेस्टिंग हो गई, एरर्स अगर थे तो वो रिमूव कर दिए। जब वो सिस्टम पूरी तरह से पास हो जाता है कि उसकी सारी वर्किंग ठीक है, तो फिर उसे क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन, जो कि है हमारे पास सिक्स्थ फेज ऑफ SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ये हमारे पास सिक्स फेज है। ओके, इसमें क्या किया जाता है, उस सिस्टम को कंप्यूटर्स पे जो सॉफ्टवेयर बना दिया है उसको यूज़ करना है। उसको जब यूज़ करना है तो इसका मतलब है कि हमने उसको इंस्टॉल करना है जाके यूज़र के सिस्टम्स पे, उसको बताना है कि ये बन गया है, अब ये काम कर रहा है और इसको यूज़ कर ले। तो इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली क्या है कि हमने सिस्टम को कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्जन भी इसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टम कन्वर्जन है। जो पहले सिस्टम काम कर रहा है उसे कन्वर्ट करके नए सिस्टम में ले आते हैं। तो इसको हम इसलिए सिस्टम कन्वर्जन भी बोलते हैं। अब बेसिकली जब सिस्टम कन्वर्ट होता है तो उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि हम कौन से सिस्टम को रिप्लेस करें। अगर हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं और उनकी फंक्शनिंग और उनकी इम्पोर्टेंस भी डिफरेंट होती है, तो हम एकदम से नया सिस्टम नहीं ले आते। टेस्टिंग भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जब एक्चुअल इन्वायरमेंट में जाते हैं तो समटाइम्स सिस्टम फेल हो जाते हैं, वो वहाँ पे सही से काम नहीं कर सकते। तो हम टोटली पुराने सिस्टम को रिमूव करके अगर नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देंगे और वो कुछ टाइम के बाद ही फेल हो गया है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। इसलिए सिस्टम कन्वर्ट करने के लिए, नए सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए और पहले को रिमूव करने के लिए कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं कि हमने कैसे इंस्टॉल करना है नया सिस्टम, कैसे रिप्लेस करना है हमने पुराने सिस्टम को। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है उसको हम बोलते हैं पैरेलल कन्वर्जन। पैरेलल कन्वर्जन में हमारे पास, पैरेलल का मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड। तो इसमें साइड बाय साइड कन्वर्जन की जाती है। साइड बाय साइड कन्वर्जन मीन कि आपका ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम दोनों वर्किंग में होते हैं। आपका ओल्ड सिस्टम पहले से ही काम कर रहा है और आप नए सिस्टम को भी काम पे लगा देते हैं और वो पुराने सिस्टम पे भी काम हो रहा है, नए सिस्टम पे भी काम हो रहा है। जब तक पुराना नया सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है वो 100% सर्टिफिकेशन नहीं दे देगा, आफ्टर सम टाइम जब वो ट्रेन हो जाएगा, जब हम 100% श्योर हो जाएंगे कि अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, फिर ओल्ड सिस्टम को हम हटा देंगे। लेकिन स्टार्ट में क्या होता है, पुराना वाला सिस्टम भी काम करता है और नया वाला सिस्टम भी काम करता है। इस केस में एडवांटेज ये होता है कि आपके पास इन केस ऑफ फेलियर एक ओल्ड सिस्टम तो एटलीस्ट मौजूद होता है जो आपकी वर्किंग को कंटिन्यू रखता है, उसको रोकता नहीं है। तो ये हमेशा नहीं ऐसे साथ चलते रहते, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए साथ होते हैं और जब 100% श्योर हो जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है और दोनों सिस्टम जो हैं वो कंपेयर किए जाते हैं कि नया सिस्टम उससे बेहतर हो गया है और वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो फिर ओल्ड सिस्टम को हटा दिया जाता है, परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है और नया सिस्टम काम करने लग जाता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन होती है कन्वर्जन की, उसको हम बोलते हैं पायलट कन्वर्जन। पायलट कन्वर्जन में बेसिकली एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाता है पहले। पायलट मीन पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट नहीं डेवलप किया जाता, एक पार्ट ऑफ सॉफ्ट सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाता है और पहले उसको चेक किया जाता है कि वो पार्ट ऑफ सिस्टम से ही काम करेगा, तो फिर हम बाकी सिस्टम भी डेवलप कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो सही काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे,
पुराने सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस कन्वर्जन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस ना तो पुराना पूरा चल रहा होता है, ना नया पूरा चल रहा होता है। हम ये कह सकते हैं कि 70% जो है वो ओल्ड सिस्टम वर्किंग में है और उसके साथ 30% पे हमने न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा कि ये एक पायलट, एक पार्ट ऑफ न्यू सिस्टम इसके साथ साथ रन कर रहा है। 70% काम ओल्ड सिस्टम से ले रहे हैं, 30% काम न्यू सिस्टम से ले रहे हैं, जो कि एक सिंपल एक पार्ट ऑफ होल प्रोजेक्ट है, ताकि हमें पता चल सके कि क्या ये वर्केबल इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है। जब ये 30% सिस्टम हमें बेटर रिजल्ट देता है ओल्ड सिस्टम से और हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये यूज़र को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे सिस्टम ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस करके नए 100% नया सिस्टम ले आते हैं। लेकिन स्टार्ट में जब हम कन्वर्ट करने लगे होते हैं तो पूरा नया सिस्टम नहीं आता, बल्कि एक पार्ट आता है नए सिस्टम का। जैसे आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, पायलट कन्वर्जन इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन uses the new system and rest of organization uses the old system के। कुछ लोग नया सिस्टम और बाकी सारे लोग जो हैं वो पुराना सिस्टम ही यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मोस्टली ये होता है कि जो मैनेजर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हें नया सिस्टम पहले दे दिया जाता है ताकि वो उसे सीख लें, उसे अच्छी तरह से फ़ायदा उठा लें, उसको चेक कर लें और जब वो सेटिस्फाई हो जाएँ तो फिर जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने उस सिस्टम को यूज़ करना है, उनको भी नया सिस्टम कन्वर्ट करके दे दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन है, उसे हम बोलते हैं फेज्ड कन्वर्जन। फेज्ड कन्वर्जन मीन कि हम पूरे सिस्टम को एक पार्ट पे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, लेकिन हम डिवाइड करके वन बाय वन, जो हमने यूनिट्स पढ़े थे कि हमने एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम उन पार्ट्स को अलग अलग से इम्प्लीमेंट करते हैं, एक साथ ही नहीं पूरा सिस्टम इंस्टॉल कर देते। पहले हम एक इंडिविजुअल पार्ट, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट लेके आते हैं, फिर सेकंड कंपोनेंट लेके आते हैं, फिर थर्ड कंपोनेंट लेके आते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पुराने सिस्टम को रिमूव करते जाते हैं और नया सिस्टम लेके आ जाते हैं। अब इन पायलट में और फेज में डिफरेंस क्या है कि हमारे पास इसमें पहले 30% न्यू सिस्टम है, 70% ओल्ड सिस्टम है। जब ये 30% सेटिस्फाई कर देगा ओल्ड सिस्टम को, तो 100% हमारे पास न्यू सिस्टम, हमारे पास यहाँ पे 100% जो है वो न्यू सिस्टम काम शुरू कर देगा। ठीक है। पहले एक पार्ट को, पायलट को चेक किया जाता है और फिर 100% न्यू ले आते हैं। लेकिन फेज्ड कन्वर्जन में क्या होता है, इसको डिवाइड करेंगे कि 80% पहले है ओल्ड सिस्टम और उसके साथ 20% हमारे पास क्या है, न्यू सिस्टम। एक पार्ट हमने 20% का उस पर लगा दिया है जो कि न्यू सिस्टम के लिए। जब ये 20% न्यू सिस्टम अपनी फंक्शनिंग प्रूव कर देता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर पूरे 80% को चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि हमने 60% या हम ये कह लेते हैं चले 50% जो है अभी भी ओल्ड सिस्टम हमारे पास काम कर रहा है, हमने उसे टोटली रिपीट नहीं किया। अब उसके साथ हम दूसरा भी ऐड कर देंगे, 20 में 30 और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 50% जो है वो न्यू सिस्टम काम कर रहा हो। इसी तरह जब ये 50% अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी एक्यूरेसी, अपनी एफिशिएंसी प्रूव कर देगा, तो फिर एक और पार्ट ले आएंगे, मे बी 25% जो है वो हम ओल्ड सिस्टम पे रह जाएंगे, रिलाई करेंगे और फिर 75% हम क्या करेंगे, न्यू सिस्टम पे रिलाई करेंगे। जब नया सिस्टम हमारे पास आ जाएगा 75% का और वो भी अपनी सेटिस्फेक्शन अप्रूव कर देगा, वो भी अपनी एक्यूरेसी, अपना काम सही से यूजर्स को समझ आ जाएगी कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो फिर उसको भी रिमूव करके 100% नया सिस्टम आ जाएगा। अब आपने इसमें देखा कि फेज बाय फेज एकदम से पूरा सिस्टम रिप्लेस नहीं हुआ, पहले एक फेज आई, फिर दूसरी फेज आई, फिर तीसरी फेज आई और फिर लास्ट में जाके पूरा सिस्टम रिप्लेस हो गया। जबकि इसमें पहले एक छोटा सा पार्ट इम्प्लीमेंट किया, जब वो 100% एक्यूरेट हुआ, एफिशिएंट हुआ, तो फिर सारे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। और उससे पहले पैरेलल में तो दोनों सिस्टम 100% जो है वो
ओल्ड सिस्टम भी था और वही काम न्यू सिस्टम, दोनों सेम वक्त में सेम काम परफॉर्म कर रहे थे। और जैसे ही नया सिस्टम एरर फ्री हो गया तो उन्होंने पुराने सिस्टम को रिमूव कर दिया। और इसके बाद जो लास्ट फेज आती है वो है हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्जन, जो कि मोस्ट डेंजरस फॉर्म होती है कन्वर्जन की। इसमें पुराने सिस्टम को टोटली रिमूव कर देते हैं और नया सिस्टम 100% हम नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। 100% हमारे पास न्यू सिस्टम होता है, पुराना सिस्टम टोटली रिमूव और नया सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसको हम डायरेक्ट कन्वर्जन कहते हैं। ओल्ड सिस्टम इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड विथ न्यू सिस्टम, और इसको हम क्रैश कन्वर्जन भी कहते हैं, बिकॉज के हम टोटली पुराने को रिमूव करके नया ले आते हैं। और ये मोस्ट डेंजरस भी होता है क्योंकि आपने पूरा सिस्टम रिप्लेस कर दिया है, और अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सिस्टम लेस हो जाएंगे, आपके पास काम करने के लिए कोई सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उस सारे को चेंज कर दिया है। तो यहाँ तक ये सारी फेजेस हैं। इनमें से अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकती है। कुछ पैरेलल कन्वर्जन करते हैं, कुछ पायलट कन्वर्जन के लिए यूज़ हो जाते हैं, और कुछ के लिए हम फेज कन्वर्जन को यूज़ करते हैं, और कभी डायरेक्ट कन्वर्जन भी होती है। इसके बाद जो सेवंथ और लास्ट फेज है हमारे पास, उसको हमने बोला था कि ये मेंटेनेंस फेज है। लास्ट और सेवंथ फेज ऑफ SDLC। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये सॉफ्टवेयर को चेकअप होता रहता है। हमने जो सिस्टम बनाया है उसका चेकअप चलता रहता है। कहीं पे कोई एरर आ जाए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिमूव किया जाता है। एक मॉनिटर होता है जो हर वक्त हमारे सॉफ्टवेयर को, जो उसकी वर्किंग है उसको चेक करता रहता है। ये भी हमारे पास जो आप लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें इसका पैराग्राफ मौजूद है। तो आपने जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एज ए होल ऐसे ही करना है कि आपने पहले एक SDLC को लिखना है कि SDLC क्या है, उसकी डायग्राम बनानी है। फिर उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप इन सातों फेजेस को एक्सप्लेन करना है, और इन फेजेस के अंदर जब सब पार्ट्स आ रहे हैं उनको भी एक्सप्लेन करना है। आपके पास यहाँ पे ये 5-6 क्वेश्चन बने हुए हैं, आपने इनको एज ए सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, थोड़ा ब्रीफ करके। एज ए सिंगल क्वेश्चन भी आपको ये स्टार्ट में दिया हुआ है। उसके बाद जो लास्ट आपके पास इस बुक का टॉपिक है वो है यूजर ट्रेनिंग से रिलेटेड। इट्स नॉट पार्ट ऑफ, यहाँ पे ये आपका SDLC खत्म हो गया। इसके बाद है यूजर ट्रेनिंग। जब आप एक नया सिस्टम बना के देते हैं तो ने जो वहाँ पे पहले से वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना है। ट्रेनिंग वर्कर्स और एम्प्लॉयज टू यूज न्यू सिस्टम। जो नया सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसको यूज़ करना बताते हैं, उसको सिखाते हैं कि इसमें कैसे डेटा इनपुट करना है, कैसे आउटपुट आएगा, और यूज़र्स को नए सिस्टम इफेक्टिवली। और ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आप एक पर्सन को कंप्यूटर पकड़ा देंगे, उसे कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, तो वो आपको कभी भी काम करके नहीं देगा। लेकिन आप उसे पहले सिखा देंगे कि कौन सा बटन प्रेस करना है, क्या ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, किस तरह से ओपन होगा, किस तरह से क्लोज होगा, किस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो उसे एफिशिएंटली यूज़ कर लेगा। तो ट्रेनिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक हमारे पास सिस्टम को यूज़ करने के लिए। और जब हम कंप्यूटर्स पे ट्रेनिंग देते हैं, एक पर्सन को हमने मैनुअली जाके नहीं बताया, हमने उसे कंप्यूटर पे ट्रेन किया है, तो इसको हम CBT कहते हैं। CBT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। हम उसे कंप्यूटर के ऊपर समझाते हैं कि कैसे उसने यूज़ करना है हमारे सिस्टम को, चाहे वो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो या कोई मशीनरी हो, किसी भी किस्म का जो भी आपने सिस्टम एक डेवलप किया है उसकी ट्रेनिंग देते हैं ताकि वर्कर्स उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और अच्छी आउटपुट जनरेट कर सकें। और जब हम इसके लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है ट्रेनिंग के यूजर्स को ट्रेन करने का। Okay. यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया है आज, और आप लोगों ने अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। आप लोगों का टास्क ये है, जिसे आप अपना होमवर्क भी समझ लें, कि आपने इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। आंसर शीट्स पे लिखें, रजिस्टर्स ले लें, जहाँ पे भी आपने लिखने हैं, जो कि मैं चेक करूँगी आपके
एट द एंड ऑफ वेकेशन, और आप लोगों ने सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स का मैं आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट भी लूँगी, वो मैं डिवाइड करके बता दूँगी कि कब मैंने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट लेना है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप साथ-साथ लिखते जाएँ, याद करते जाएँ, 10-20 जितने डेली के आप इज़िली कर सकते हैं, 10, 15, 20, और उनको लिखते जाएँ। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट ही होते हैं, और अगर आप इनको इज़िली कर लेंगे तो आप इज़िली पेपर भी क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।